फ्रेंड्स, नमस्कार। माई सेल्फ महावीर प्रसाद, SRS मेमोरियल स्कूल मंडावा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे आनुवंशिकी के बारे में। 10th क्लास का टॉपिक है आनुवंशिकी। ठीक है, आनुवंशिकी। जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स देखिए स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी आनुवंशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता या वंशागति, ठीक है, आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, आनुवंशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है, ब्रांच है। इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, इसके अंतर्गत आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकता व विभिन्नता, ठीक है, वंशागति व विभिन्नता है। ठीक है, हेरिडिटी। देखिए आनुवंशिकता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। वंशागति या आनुवंशिकता की बात है। किसे कहते हैं आनुवंशिकता? कि आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होना। आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होना आनुवंशिकता कहलाता है। अब ये आनुवंशिक लक्षण क्या है? आनुवंशिक लक्षण, इनके बारे में देखो। आनुवंशिक लक्षण, देखिए जीवों के अंदर कुछ लक्षण ऐसे होते हैं बच्चों, जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं। ठीक है ना, तो वे लक्षण जीवों में उपस्थित वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, उन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, यू अंडरस्टैंड? यानी पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षण, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षण, संचरित होने वाले लक्षण क्या है? आनुवंशिक लक्षण है। ठीक है, अब इन आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचने की प्रक्रिया, आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचने की प्रक्रिया आनुवंशिकता या वंशागति कहलाता है। ठीक है, तो आनुवंशिकता या वंशागति किसे कहेंगे? आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना। ठीक है, आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होना। ठीक है, आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होना क्या कहलाएगा? वंशागति या आनुवंशिकता, हेरिडिटी। ठीक है, और डिफरेंशिएशन, विभिन्नता, इसके बारे में बात करेंगे। और आनुवंशिक लक्षण कौन से हो गए? पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है ना, अब इन आनुवंशिक लक्षणों का यानी आनुवंशिकता का और विभिन्नता का, अभी विभिन्नता क्या है ये देखिए। विभिन्नता देखिए स्टूडेंट्स, लैंगिक जनन में हमने स्टडी की थी। ठीक है ना, कि लैंगिक जनन परस्पर सजीवों में जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है, उनमें परस्पर विपरीत लिंग वाले दो जीव भाग लेते हैं। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में विपरीत लिंग वाले दो जीव भाग लेते हैं। ठीक है ना, तो उस लैंगिक जनन की प्रक्रिया में क्रॉसिंग ओवर के दौरान, ठीक है, जीन विनिमय से
ठीक है, उस प्रक्रिया के तहत क्या होता है, जीन विनिमय होता है। ठीक है, लैंगिक जनन के अंतर्गत युग्मकों का निर्माण होता है और उन युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनता है और युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है, फिर जीव का निर्माण होता है। ठीक है, तो उस प्रक्रिया में भ्रूण के निर्माण के दौरान, युग्मनज के निर्माण के दौरान जीन विनिमय होता है। ठीक है ना, युग्मकों के निर्माण के दौरान क्या होता है, जीन विनिमय। अब इस जीन विनिमय के कारण क्या होता है कि सजीवों के लैंगिक जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो संततियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है, जो संततियां उत्पन्न होती है, वे संततियां परस्पर एक दूसरे की समान नहीं होती, भिन्न होती है। ठीक है ना, परस्पर एक दूसरे के समान नहीं होती, परस्पर एक दूसरे के भिन्न होती हैं। तो उस भिन्नता को ही क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन करने वाले जीवों में, ठीक है, उत्पन्न होने वाली संततियां, ठीक है, परस्पर भिन्न होती हैं। उनकी संततियों में पाई जाने वाली इस भिन्नता को ही विभिन्नता कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। और अलैंगिक जनन करने वाले जीव जो होते हैं ना, उनकी संततियां परस्पर समान होती है, हूबहू समान होती है, उनकी संरचना समान होती है। इसलिए लैंगिक जनन करने वाले जो जीव है, उनकी संततियों को क्लोन कहा जाता है। जबकि लैंगिक जनन करने वाले जो जीव है, ठीक है, लैंगिक जनन करने वाले जीवों की संततियों को क्लोन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जबकि अलैंगिक जनन करने वाले जीवों की संततियों को क्लोन कहा जाएगा, क्योंकि उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। तो ये विभिन्नता की बात, ठीक है ना। तो विभिन्नता, अभी जो विभिन्नता है, विभिन्नता और आनुवंशिकता, इन दोनों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, उसी शाखा को आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, यू अंडरस्टैंड। जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, जेनेटिक शब्द जो है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन नामक साइंटिस्ट ने किया था, बेटसन। ठीक है ना। और ये शब्द की उत्पत्ति, जेनेटिक शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है जीन। इस जीन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, जेनेटिक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, जीन से हुई है। और इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बेटसन ने किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पढ़ेंगे अपन आगे आनुवंशिकता के बारे में। ठीक है, तो आनुवंशिकता क्या है, आनुवंशिकता, आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होना क्या कहलाता है, आनुवंशिकता या वंशागति, हेरिडिटी। ठीक है, और आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो ये हेरिडिटी है, वंशागति या आनुवंशिकता, जिसको इंग्लिश में हेरिडिटी कहते हैं, हेरिडिटी। ठीक है, इस हेरिडिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने किया था। स्पेंसर, किसने किया था, स्पेंसर ने। और आनुवंशिकता के बारे में सबसे पहले ठीक है, ग्रिगोर जोहान मेंडल ने बताया था बच्चों। ठीक है ना, ग्रिगोर जोहान मेंडल ने। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ताकि याद करने में आसानी रहे। ठीक है, आनुवंशिकता, हेरिडिटी या वंशागति, आनुवंशिकता, हेरिडिटी। स्टूडेंट्स, आनुवंशिकता का एक्सप्लेन करने वाले सर्वप्रथम, सबसे पहले आनुवंशिकता का जो एक्सप्लेन किया था, वो थे ग्रिगोर जोहान मेंडल नामक वैज्ञानिक। कौन थे, ग्रिगोर जोहान मेंडल। ठीक है, ग्रिगोर जोहान मेंडल ने सबसे पहले आनुवंशिकता के बारे में बताया था। इसीलिए ग्रिगोर जोहान मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, आनुवंशिकता का जनक। ये बात याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आनुवंशिकता का जनक किसको कहते हैं।
ग्रिगोर जोहान मेंडल को कहते हैं, क्योंकि आनुवांशिकता के बारे में सबसे पहले ग्रिगोर जोहान मेंडल ने ही बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रिगोर जोहान मेंडल का जन्म सबसे पहले देखिए, ग्रिगोर जोहान मेंडल का जन्म 22 जुलाई सन 1822 को हुआ था। 22 जुलाई सन 1822 को, ठीक है, सन 1822 को ऑस्ट्रिया के हेंजनडोर्फ प्रांत के सिलीसियन नामक गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, ग्रिगोर जोहान मेंडल का ऑस्ट्रिया के हेंजनडोर्फ प्रांत के सिलीसियन नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, सन 1842 में इन्होंने दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की थी। ठीक है, डिग्री प्राप्त करने के बाद सन 1843 में, ठीक है, ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर में, ठीक है, सन 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर में एक चर्च के अंदर पादरी के पद पर इन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी। ठीक है, ब्रून नामक शहर में एक चर्च था। ठीक है, उस चर्च में इन्होंने पादरी का पद ग्रहण किया था, पादरी। ठीक है ना, अब इसी दौरान इस चर्च के उद्यान में मेंडल ने आनुवांशिकता से संबंधित प्रयोग किए थे। ठीक है ना, चर्च के इस उद्यान में मेंडल ने उद्यान मटर के पादप पर अपने प्रयोग किए थे। उद्यान मटर, गार्डन पी कहते हैं इसको, गार्डन पी। ठीक है, चर्च के उद्यान में स्थित गार्डन पी पर इन्होंने अपने आनुवांशिकता के प्रयोग किए थे, संकरण प्रयोग किए थे, और प्रयोग करके इन्होंने अपने आनुवांशिकता के कुछ नियम प्रस्तुत किए। उन नियमों को मेंडलवाद या आनुवांशिकता के नियम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। और 6 जनवरी, ठीक है, 6 जनवरी सन 1884 को इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो काफी वर्षों तक देखिए मेंडल ने आनुवांशिकता के बारे में बहुत ही वास्तविक बातें बताई थी, लेकिन काफी वर्षों तक ये उपेक्षित रहे थे। ठीक है ना, मेंडल के जो मेंडलवाद थे, जो नियम थे, जो इनके संकरण प्रयोग थे, ठीक है ना, वो क्या रहे थे, काफी वर्षों तक उपेक्षित रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, उद्यान मटर पे गार्डन पी, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है गार्डन पी का, पाइसम सटाइवम। उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। ठीक है, पाइसम सटाइवम, इस पर इन्होंने अपने प्रयोग किए थे। अब इस पर प्रयोग करने का क्या कारण रहा, मतलब मेंडल ने अपने संकरण प्रयोग के लिए, ठीक है, आनुवांशिकता से संबंधित मेंडल ने जो प्रयोग किए थे ना, उनका नाम था संकरण प्रयोग। क्या नाम दिया गया उनको, संकरण प्रयोग। अब मटर के पादप पे जो संकरण प्रयोग किए थे पाइसम सटाइवम पर, अब इसने संकरण प्रयोग के लिए पाइसम सटाइवम के पादप का ही चयन क्यों किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहां पे कि मेंडल ने अपने संकरण प्रयोग के लिए पाइसम सटाइवम नामक पादप का ही चयन क्यों किया? इसके कई कारण थे। देखिए, इस पादप का ही चयन क्यों किया मेंडल ने, क्या कारण रहे इसके, तो कौन कौन से कारण है देखिएगा। नंबर 1 कि पाइसम सटाइवम का जो पादप है, ठीक है, पाइसम सटाइवम द्विलिंगी होता है। क्या होता है, द्विलिंगी। ठीक है, द्विलिंगी वे पादप जिनके पुष्प में, ठीक है, जिनके पुष्पों में नर जन्नांग भी उपस्थित हो और मादा जन्नांग भी उपस्थित हो, यानी वे पादप जिनके पुष्प में जायांग भी उपस्थित हो और पुमंग भी उपस्थित हो, तो उन पादपों को कहते हैं द्विलिंगी पादप। तो मटर का पादप क्या होता है, द्विलिंगी होता है। एक पहला कारण तो यह था। ठीक है, और नंबर 2 कि मटर के पादप की जो फसल है, ठीक है, वो एक छोटे से एरिया में, एक छोटे से भूभाग में की जा सकती है। ठीक है, छोटे से भूभाग में की जा सकती है और 1 वर्षीय होती है। ठीक है ना, कम समय में इससे उत्पादन प्राप्त
किया जा सकता है। मतलब इसके ऊपर किए गए जो संकीर्ण प्रयोग है ना, उनका रिजल्ट बहुत ही जल्दी प्राप्त किया जा सकता है, अतिशीघ्र रिजल्ट प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना, तो अतिशीघ्र रिजल्ट, एक वर्षीय पादप है, ठीक है, नंबर वन द्विलिंगी और नंबर 2 एक वर्षीय, यानी मटर का पादप पाइसम सटाइवम का पादप एक वर्षीय पादप है। ठीक है, और इसको छोटे से भूभाग में उगाया जा सकता है। ठीक है, इससे संबंधित किए गए जो प्रयोग हैं उनका रिजल्ट जल्दी ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड, ये सेकंड कारण था। ठीक है, नंबर थर्ड कारण क्या है कि पाइसम सटाइवम के पादप में स्वपरागण और परपरागण, स्वपरागण और परपरागण दोनों हो सकते हैं, परपरागण दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना, पाइसम सटाइवम में स्वपरागण भी होता है और पाइसम सटाइवम में परपरागण भी करवा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। अब ये परागण क्या होता है, देखिए पुष्प में जो पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर के परागकोश के अंदर परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है, तो परागकोश से परागकण निकलकर जायांग की वर्तिकाग्र पर, अब जायांग के कितने भाग, 3 भाग होते हैं। ठीक है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ठीक है, तो पुष्प के परागकोश से परागकणों का निकलकर जायांग की वर्तिकाग्र पर गिरना, जायांग की वर्तिकाग्र पर गिरना परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। यदि ये परागण की क्रिया पुष्प में स्वतः ही संपन्न होती है, ऑटोमेटिकली संपन्न होती है, तो उसे कहते हैं स्वपरागण। ठीक है, और बाह्य कारकों के द्वारा, यदि परागण की प्रक्रिया पादपों में बाह्य कारक, जैसे जैविक कारक हैं, बाह्य अजैविक कारक हैं, ठीक है, बाह्य कारकों के द्वारा, कीट है, वायु है, जल है, ठीक है ना, इनके द्वारा, जीवों के द्वारा, तो ये बाह्य कारक हो गए। ठीक है, जैविक एजेंट हो गए, बाह्य एजेंट हो गए। ठीक है ना, तो परागण की वह प्रक्रिया, पुष्पों में संपन्न होने वाली परागण की वह प्रक्रिया जो बाह्य कारकों के द्वारा संपन्न की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। ठीक है, और पुष्पों में यदि परागण की प्रक्रिया स्वतः ही संपन्न हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। और परागण जो है क्या हो गया कि परागकोश से परागकण निकल करके, ठीक है, वार्तिकाग्र पर गिरना, परागकोश से परागकणों का परागकोश से कहां पहुंचना, वर्तिकाग्र पर पहुंचना। ठीक है, परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या है, परागण है। अब ये परागण की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद पादपों के अंदर अंकुरण होगा परागकणों का वर्तिकाग्र पर, और अंकुरण होने के बाद क्या बनेगी, पराग नलिका बनेगी, 2 नरयुग्मक बनेंगे। ठीक है, वो पराग नलिका उन नरयुग्मकों को अंडाशय में स्थित बीजांड के अंदर लेकर जाएगी और वहां पर भ्रूण कोश में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। ठीक है ना, जहां पे क्या बनेगा, बीज का निर्माण, यानी भ्रूण का निर्माण होगा। ठीक है, भ्रूण का निर्माण होने के बाद बीजांड से क्या बन जाएगा, बीज बन जाएगा, और अंडाशय से क्या बन जाएगा, फल बन जाएगा। ठीक है ना, ऐसे होता है। तो पाइसम सटाइवम में स्वपरागण भी होता है और इनमें परपरागण भी करवाया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 4 कि कृत्रिम परागण या परपरागण, देखिए विपुषण की प्रक्रिया भी इनमें, मतलब विपुषण की प्रक्रिया के द्वारा, विपुषण क्या है कि पुष्प के जो पुंकेसर है ना, उनको काट करके अलग कर दिया जाए। ठीक है, और फिर उसकी वर्तिकाग्र पर अच्छी गुणवत्ता वाले पुंकेसरों का छिड़काव कर दिया जाए। ठीक है, तो विपुषण की प्रक्रिया भी पाइसम सटाइवम के पादपों में संपन्न करके, ठीक है, और कृत्रिम परागण की प्रक्रिया को संपन्न किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। तो मुख्य रूप से ये 4 कारण रहे किसके, कि पाइसम सटाइवम के पादप का ही चयन क्यों किया। ठीक है, यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट बात आती है कि पाइसम सटाइवम में, अच्छा एक 5th कारण और है इसमें, देखिए 5th कारण और क्या है कि पाइसम सटाइवम के अंदर काफी अधिक संख्या में, काफी मात्रा में विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। ये बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है कि पाइसम सटाइवम के अंदर काफी मात्रा में विपर्यासी लक्षण अधिक पाए जाते हैं, विपर्यासी लक्षण।
ठीक है, जितने भी लक्षण है वो उनमें से एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी है, ठीक है ना। तो विपर्यासी लक्षण भी इस पादप के अंदर काफी मात्रा में होते हैं, इसलिए इस पादप का चयन किया गया। तो मुख्य रूप से कितने कारण हो गए? 5 कारण हो गए, ठीक है, यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है कि मेंडल ने पाइसम सटाइवम का पादप पे जो अपने संकरण प्रयोग किए थे, उस संकरण प्रयोग के दौरान इन्होंने पाइसम सटाइवम के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों, विपरीत लक्षण, ठीक है, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का इसने चयन किया था मेंडल ने, ठीक है। पाइसम सटाइवम के, देखो मेंडल ने अपने संकरण प्रयोग में, ठीक है, पाइसम सटाइवम के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। मतलब 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर अपने संकरण प्रयोग किए थे। 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण कौन कौन से हैं उनके बारे में यदि अपन देखें तो देखिए, नंबर 1 कौन कौन है 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। नंबर 1, पादप की ऊंचाई, पादप की ऊंचाई, ठीक है। नंबर 2, पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति, ठीक है। नंबर 3, पुष्प का रंग, पुष्प का रंग। और नंबर 4 फली की स्थिति, क्योंकि मटर में फली लगती है, ठीक है, मटर का जो फल है ना उसको क्या कहते हैं? फली, ठीक है, लेग्यूम। फली की आकृति, नंबर 4 क्या है? फली की आकृति। नंबर 5, फली का रंग, ठीक है। नंबर 6, बीज की आकृति, बीज की आकृति, ठीक है। नंबर 7 है बीज का रंग, बीज का रंग। ये टोटल 7 जोड़ी लक्षण लिए थे इन्होंने, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे इन्होंने, ठीक है। बीज की आकृति और नंबर 7 है बीज का रंग, बीज का रंग। इन 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन करके मेंडल ने अपने संकरण प्रयोग प्रस्तुत किए थे, ठीक है स्टूडेंट्स। आनुवांशिकता के बारे में बहुत वास्तविक बातें मेंडल ने बताई थी, लेकिन ये काफी सालों तक क्या रहे थे? उपेक्षित रहे थे, ठीक है ना। बाद में की पुनः खोज हुई थी, पुनः खोज होने के बाद में अधिक से अधिक प्रसारित हुए थे, ठीक है ना। तो नंबर 1 विपर्यासी लक्षण कौन सा है? पादप की ऊंचाई का, ठीक है, जैसे बोना है, लंबा है, ठीक है ना। पुष्प की स्थिति का, अग्रस्त है, ठीक है, कक्षस्थ है। पुष्प का रंग, ठीक है। और नंबर 4 फली की आकृति, ठीक है, फली की आकृति फूली हुई है, पिचकी हुई है, ठीक है। फली का रंग, बीज की आकृति गोल है, झुर्रीदार है, ठीक है। और नंबर 7 बीज का रंग। ये 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ताकि याद करने में आपकी आसानी रहे, ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। अब इन 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का उपयोग करके मेंडल ने अपने संकरण प्रयोग प्रस्तुत किए थे, ठीक है। अब काफी वर्षों तक ये संकरण प्रयोग उपेक्षित रहे, ठीक है। अब इनके बाद, ठीक है, इनके बाद 3 वैज्ञानिक और आए, ठीक है, जिनको मेंडलवाद का पुनः खोजकर्ता कहते हैं। मेंडल ने अपने जो संकरण प्रयोग किए थे, संकरण प्रयोग करने के उपरांत उनसे जो रिजल्ट प्राप्त हुआ ना, ठीक है, मेंडल को अपने संकरण प्रयोगों से जो रिजल्ट प्राप्त हुआ, उस रिजल्ट के आधार पे मेंडल ने अपने कुछ आनुवांशिकता के नियम प्रस्तुत किए थे, जिन्हें मेंडलवाद या आनुवांशिकता के नियम कहते हैं। मेंडलवाद या आनुवांशिकता के नियम कहते हैं। आनुवांशिकता के नियम या मेंडलवाद,
मेंडलवाद। ठीक है, देखिए मेंडलवाद किसे कहते हैं? आनुवांशिकता के नियमों को मेंडलवाद कहते हैं। यानी मेंडल के द्वारा प्रस्तुत किए गए नियम, और किसके आधार पर प्रस्तुत किए थे उसने? अपने जो आनुवांशिकता से संबंधित जो संकरण प्रयोग किए थे, उन संकरण प्रयोगों के परिणाम के आधार पर मेंडल ने आनुवांशिकता से संबंधित नियम प्रस्तुत किए थे। उन नियमों को मेंडलवाद या आनुवांशिकता के नियम कहते हैं। ठीक है, 3 नियम प्रस्तुत किए थे उसने, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, ठीक है, या और प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अपीवन का नियम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब काफी सालों तक उपेक्षित रहने के बाद 3 वैज्ञानिक और आए जिनको मेंडलवाद का पुनः खोजकर्ता कहा जाता है। यानी मेंडलवाद की पुनः खोज हुई थी। मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, याद रखना। मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता कौन कौन है? देखिए, मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडलवाद की पुनः खोज की थी। ठीक है, 3 वैज्ञानिकों ने मेंडलवाद की पुनः खोज की थी। ठीक है, हॉलैंड का हुगो डीब्रीच, जर्मनी का कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया का इरिक वोन सेरमेक, ये 3 वैज्ञानिक थे। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडलवाद की पुनः खोज करके प्रसारित किया था। ठीक है, यानी आनुवांशिकता के नियमों की पुनः खोज की थी, पुनः स्टडी की थी इन्होंने। ठीक है, मेंडल के द्वारा प्रस्तुत किए गए जो आनुवांशिकता के नियम थे उनकी पुनः स्टडी करके इन्होंने प्रसारित किया था। हॉलैंड का हुगो डी ब्रीच, नाम याद रखना इनका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता कौन कौन थे, उनके नाम बताइए। मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता के नाम बताइए। हॉलैंड का हुगो डी ब्रीच, जर्मनी का कार्ल कोरेंस, ऑस्ट्रिया का इरिक वोन सेरमेक, 3 वैज्ञानिक थे ये। ठीक है ना, इनको मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता। अब मेंडल ने अपने कौन कौन से संकरण प्रयोग किए, ठीक है, किस प्रकार से किए, और उनसे कौन से नियम पर, उसके परिणामों के आधार पे कौन से नियम प्रस्तुत किए, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आज के क्लास में इतना ही। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वॉचिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है ना, और किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।